अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम को समझ नहीं आ रही क्या करना है, और इजलास में गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में भी हतमी पॉलिसी देने में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो नाकाम नज़र आई है। बिलाखिर पहले नून लीग से फैसला लिया गया, जो बातें की गई, क्योंकि पहले जो बातें पीपल्स पार्टी कर रही थी अदम एतमाद के हवाले से और इस्तीफ़ों के हवाले से, अब वही बात और वही स्टैंड नून लीग का है कि इस्तीफ़ों को लेकर भी वो कोई हतमी फैसला नहीं कर पाए। जिसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने हतमी फैसले के तहत जो इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन रखा है। 23 मार्च जो है वो महंगाई मार्च के हवाले से तारीख दे दी है। ऑलमोस्ट पीडीएम के इजलास में 1 साल का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन अब हुकूमत ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अपोजिशन को संजीदा लेना छोड़ दिया। वजूहत क्या है? क्योंकि जो मामलात सामने आ रहे वो यही मामले थे कि पीपल्स पार्टी की पेश गोई जो थी वो दुरुस्त साबित होगी। और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का हमने रोल देखा पंजाब में N133 में भी उनका वोट बैंक भी बढ़ा, और एक जानिब नून लीग की जीत हुई तो दूसरी जानिब जो वोट ज़्यादा गया वो पीपल्स पार्टी का गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार जो खड़ा करने में नाकाम रहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने नून लीग के बजाय पीपल्स पार्टी को प्रेफरेंस दी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो तमाम जमातें हैं, 8 जमातें मिलकर जो फैसले कर रही हैं, कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि आखिर करना क्या है? क्योंकि जो मामलात सामने आ रहे हैं, महंगाई मार्च का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इस्तीफ़ों पर जो इबहम अभी तक बरकरार है, बहुत सारे इबहम हैं, सिर्फ इस्तीफ़ों के हवाले से ही नहीं है। अपोजिशन जो एक इफेक्टिव रोल अपोजिशन को अदा करना चाहिए वो नहीं अदा कर पा रही। इसकी क्या वजह है? महंगाई मार्च का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन असम्बली में जो मिनी बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, जो अवाम खौफजदा है, पूरी तरीके से खौफजदा है कि क्या अब कोई नया बम गिराया जाएगा। अवाम बुरी तरह से मुतासिर है, महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। और इन तमाम तर मामलात को लेकर हुकूमत की जानिब से जो बात की जा रही है, उन्होंने यही कहा है कि हमें बहुत निकम्मी किस्म की जो है वो अपोजिशन मिली है। तो किस तरह की अपोजिशन हुकूमत जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी? और अगर निकम्मी किस्म की अपोजिशन, इसका मतलब है कि अगर तगड़ी अपोजिशन होती तो वाकई हुकूमत को घर भेजने के हवाले से जो मामलात हैं वो सामने आ चुके होते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। निसा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। पीडीएम ने 23 मार्च का ऐलान कर दिया है महंगाई मार्च के हवाले से कि 23 मार्च को हम आएंगे। अब पहले मार्च से उसको ये मुख्तलिफ करार दे रहे हैं। बात भी की जा रही है कि हुकूमत को प्रेशर बिल्डअप करना है, हुकूमत को घर भेजना है, और सिस्टम को बर्खास्त करने के हवाले से भी बात की जा रही है। अब बिस्मिल्लाह देखें, अपोजिशन के गुब्बारे से हवा तो उसी वक्त निकल रही थी जब पीपल्स पार्टी और एएनपी ने इनके हालात भांप कर इनसे लड़की इख्तियार की थी। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, पाकिस्तानी अवाम बड़ी बाशऊर है। आपने अभी 133 का जिक्र भी अपने इंट्रो में किया। आप देखें कि वो जमात जिसने 2018 के इंतखाब में वहां 90,000 और 1 लाख के लगभग वोट लिए थे, वो वहां 40,000 तक महदूद हो गई PMLN। आपने देखा कि लाहौर में जब पीडीएम का मार्च शुरू किया था लास्ट टाइम, इन्होंने तो पूरे लाहौर से ये 5,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके थे, इनको रिस्पांस नहीं मिला था। अभी जब पीटीएम ने पेशावर में एक रैली निकाली, वहां आपने हालात देखे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदारिस के तुलबा के अलावा इनके पास पब्लिक की जीरो स्ट्रेंथ है। लोगों को अंदाजा है इस बात का, लोगों को यकीन है इस बात का, लोगों को पता चल गया इस बात का कि ये पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें सिर्फ अपनी लीडरशिप की करप्शन को बचाने के लिए मुतहिद है। इनका टारगेट, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने एक जमाने में कहा था कि कौमी इत्तेहाद का टारगेट इस्लाम आबाद नहीं इस्लाम है, तो इनका टारगेट भी पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी नहीं, महंगाई का इनको पता है सबको। ये सब बड़े बड़े मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन हैं, इनके इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, इनको पता है कि ये फ्लैश महंगाई का पूरी दुनिया में है। इनका टारगेट पाकिस्तान का इक़्तिदार है। 35 साल 40 साल के पिछले महंगाई की जो आपने बात की पूरी दुनिया से कंसर्न नहीं है। महंगाई जो पाकिस्तान में जिस रफ्तार से बढ़ चुकी है और आवाम की बाशूर होने की बात की है, अगर 23 मार्च तक जिस तरीके से आपने मिनी बजट पे हुकूमत पेश करने जा रही है, गैस शॉर्टेज होने के बावजूद इतने ज़्यादा बिल आती हैं, बिजली की कीमतें आप देख लें कि सर्दियों के मौसम में भी बिजली की जो कीमतें आ रही हैं, जो लोगों के घरों में बिल आ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ चुकी हैं, अशाई खुर्द और नोश, घर से हर चीज़ जो है वो आम आदमी क्या
जो साहिब इस्तिताअत है उसकी भी पहुंच से बाहर होती जा रही है। अवाम इतने बाशऊर अगर हो गए और 23 मार्च को सारी अवाम इनके साथ इकट्ठी हो गई, और ये जो आप मदरसे की स्ट्रेंथ की बात करती है, लेकिन जो एक्चुअल में जो लोग हैं महंगाई से सताए हुए, जो लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है, जिनके घरों के ताल्लुका जो है वो खराब हो रही है, मियाँ बीवी में डाइवोर्स केसेस की शरह जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ग्राउंड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि अवाम के हालात आप लोगों के सामने, आप लोग कहते हैं कि कोशिश करें, लेकिन अभी तक कोशिश बुरी तरह से पाकिस्तान तरीके से आपकी हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। देखिए, मैं कतई महंगाई को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं खुद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे भी हालात का अंदाजा है, मैं लोगों के वोट लेकर रुकन असेंबली बना हूँ, मैं अपने लोगों में हर वक्त रहता हूँ। यकीनन ये मुश्किलात हैं, यकीनन ये तकालीफ है, लेकिन ये तकालीफ पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए बनी कि यहाँ ऑलरेडी हम इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है। आप इस बात को कैसे नजरअंदाज करेंगी कि पाकिस्तान को दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क तो नहीं था, पाकिस्तान तो इंटरनेशनल लोगों की मंडी बना हुआ है। पाकिस्तान में इंसानी अज्ञात से लेकर हर दुनिया की वो चीज जो फूड आइटम्स है हम सब इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में तमाम केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान में टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की 60-70% जो हमारी नीड है एग्रीकल्चर की वो सब इंपोर्ट होती है। जब आप चीजें बैरून मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको वो तमाम चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंटरनेशनल मार्केट की रेट, लंदन की मार्केट चीनी के इंटरनेशनल रेट का तयन करती है, आपका मलेशिया, आपका इंडोनेशिया एडिबल ऑयल के रेट तय करता है। आप गूगल पे जाके सर्च करें, अगर ये सब कुछ पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट ने खुद बढ़ाया है, कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी इरम कि वो मुश्किल फैसले करे, नॉन पॉपुलर फैसले करे, लोगों के लिए अजियत का नाक फैसले करे, तो वो कैसे अपनी पॉपुलरिटी बरकरार रखेगी अगर ये सब कुछ मुश्किल। से कोई हुकूमत चाहेगी तो नहीं, लेकिन जो फैसले हुए हैं, जो कि हुकूमत भी कह रही है कि कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, IMF के आगे अपने आप को गिरवे रख दो, अपोजिशन तो वही बात करी है। और आप लोगों ने क्या बात की है? आप लोगों ने भी तो यही बात की है कि अपोजिशन तगड़ी नहीं है। अगर अपोजिशन तगड़ी होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत को टफ टाइम दिया था। देखिए, वो वक्त ये है कि ये जो आज की अपोजिशन है ये माजी के हुक्मरान थे, बल्कि इनका एक बहुत बड़ा पोर्शन आज भी सिंध में हुक्मरान है। इनके अराकीन असेंबली बैठे हुए हैं, इनको पता है ये क्या करके गए हैं। इसहाकदार फिनांस मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था हम वाशी बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं जो आने वाली हुकूमतों के लिए बारूदी सुरंगें साबित होंगी, और वो हुआ। इनको मालूम है इस बात का। हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि ये वीक है, लोग इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ इनका किया धरा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को तो इतना बड़ा चैलेंज। अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बारूदी सुरंगें बुरे तरीके से फट चुकी हैं, अब तो पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहा। जो बचा कुचा था वो महंगाई के मामलात को लेकर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामलात फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे, फिर कोविड के हवाले से हुकूमत बात करती है, लेकिन एक्चुअल में जो एक रिलीफ मिलना चाहिए, हुकूमत किसी ना किसी वे में पॉलिसीज अपना के रिलीफ जरूर दे सकती है। आम आदमी जो है वो छोटी से चीज से लेकर बड़ी चीज तक हर चीज पर टैक्स दे रहा है, और इन टैक्सेस का जिस तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है, अब तो सिर्फ सांस लेने पे टैक्स बाकी रह गए। नदीम कुरैशी साहब, देखिए, मैं आपको क्या अर्ज करूं, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि हमें अपनी कौम को उम्मीद का पैगाम देना है, हमने कौम को इस मायूसी के चुंगल से निकालना है। आप हुकूमत की बात कर रही हैं, हुकूमत ने हर सतह पर रिलीफ दिया। जब आपके कोविड ने पूरी दुनिया को मुझे और आपको हम सबको घेरे में डाला हुआ था, यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी जिसने अरबों के पैकेजेस दिए अपने दिहाड़ीदार को, अपने गरीब को, अपने मजदूर को। इसने इस पूरे एग्जिस्टिंग बड़े कमजोर से हेल्थ सिस्टम से इस पूरी कौम को उस मुश्किल से निकाला जहां दुनिया की बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम फ्लॉप हो गए। ये गवर्नमेंट है जिसने अभी अरबों का पैकेज खाने पीने की चीजों पर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आइडियल सिचुएशन है, कतई नहीं है। यकीनन आम आदमी के लिए आप कर रही हैं, होपफुली कर रही हैं कि ये हुकूमत ने दिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब आप आए, इस्लामाबाद आए, एक विजिट करें और एक आउटडोर प्रोग्राम मेरे साथ करें अवाम के दरमियान में जाकर। ये मैं ऑन एयर कह रही हूँ ताकि नाज़रीन भी ये सुन सके कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो वाकई इतनी ज़रूरत रखती हैं कि वो अवाम के बीच में जाके, अवाम के दरमियान में जाके वो जवाब दे सकेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि आप जब भी इस्लामाबाद आएँ मेरे साथ चलें और बाहर लोगों के, पब्लिक के दरमियान में जाकर बात करें, ताकि वो आपकी बात सुन सके और जो होपफुली जो एक अच्छा मैसेज आप देना चाहते हैं वो अपनी जुबान में उनको दें। देखिए, मैं आपको ऑफर करता हूँ, मैं साउथ पंजाब आज भी अपने हल्के में मौजूद हूँ। जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ, आम आदमी का, रेडी वाले का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, नुमाइंदों में आपको दावत देता हूँ, आप आए मेरे साथ, मेरे हल्के में मूव करें।
لوگوں میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، لیکن اتنی کوئی خوف کی بات نہیں ہے. اس قوم نے تو جنگوں کا مقابلہ کیا ہے، اس قوم نے زلزلوں کا مقابلہ کیا ہے، اس قوم نے اتنے بڑے دشمن کو 74 سال سے میری بات سنیں نا، میری سنیں. جب آپ اس طرح کا موقف لیتے ہیں تو اس سے لگتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی خدا نہ خواستہ کلیپس کرنے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے اللہ نے آپ کو یہ جو لفظ دیے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے میڈیا پر، آپ اس قوم کو امید کا پیغام دیں. ہاں اگر آپ کو کسی نے یہ ثابت کیا، پروف دیا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے کوئی ذاتی پراپرٹیز بنا لی ہیں، ذاتی ایسٹس بنا لی ہیں، انٹرنیشنل بزنس شروع کر دی ہیں، جس ملک میں پرائم منسٹر کے 6 آفس ہوا کرتے تھے، جس ملک میں وزیر اعلیٰ کے 8 آفس ہوا کرتے تھے، آج نہ کسی منسٹر کے پاس پروٹوکول ہے، نہ پرائم منسٹر کے پاس پروٹوکول ہے. نون لیگ تو برملا کہتی ہے، نون لیگ تو برملا کہتی ہے کہ ان کے وزراء کے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ چیک کر لیں، اور وزراء سے بھی ہٹ کر پنجاب کے سی ایم عثمان بزدار صاحب کے جو سٹیٹمنٹ بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اربوں کربوں کی جائیداد وہ بنا چکے ہیں. یہ تو نون لیگ برملا اظہار کر رہی ہے کہ ان کی بھی انکوائریز کروائی جائے نا، کہ یہ جب سے اقتدار میں آئی ہیں تو ان کے بینک بیلنس کتنے بڑھ چکے ہیں. لاسٹلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، 23 مارچ کو جو مہنگائی مارچ ہونے جا رہا ہے، آپ نے حکومت تو کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے ہم نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، لیکن عوام بھی اگر تنگ آ کے حالات سے جو مہنگائی ہے اس سے تنگ آ کر ان کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں ہر چیز کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. عوام کی ماحول کو جانچنے کے پیرامیٹر. ابھی الیکشن ہوا، ابھی ایک الیکشن لاہور میں بائی الیکشن ہوا، ابھی 16 کو خانیوال میں ایک بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے. عوام کی ٹون آپ کو نظر آ رہی ہے. میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عوام ان نوسر بازوں کے ٹولے کے ساتھ اکٹھی ہوگی. یہ پاکستان کے وہ بہروپی ہیں جو اقتدار میں بھی رہے، جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا. آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، آپ لاہور کی بات کرتے ہیں، آپ ان سے کوشچن کریں نا، جو غریب کی بات کرتے ہیں اور ہر پاکستان کے پروونشل ہیڈ کوارٹر میں اور سینٹرل کیپٹل میں انہوں نے اربوں روپے کے بلاول ہاؤس بنائے ہوئے ہیں. آپ ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے میفرس کے فلیٹس لے لیے اربوں ڈالر کے اور اسمبلی کے فلور پہ کہا جی ہمارے فلیٹس نہیں ہیں. آپ یہ غریب کی بات کریں گے؟ غریب کی بات وہ کرے گا جس کو پتا ہو جون کا 48 ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے. غریب کی بات وہ کرے جس کو یہ پتا ہو کہ غریب کی بھوک کسے کہتے ہیں. غریب کی وہ بات کرے جس کو پتا ہو کہ ریڈی والا کس طرح سارا دن اپنے جسم کو آگ لگا کر، اپنے جسم کو ایندھن بنا کر اور وہ اس ریڈی کو چلاتا ہے. یہ اربوں روپے کے ممی اینڈ بھی، یہ مطلب برائڈر لیڈرز پاکستان کے، برائڈر مرغیوں والے لیڈر جو جون جولائی کی گرمی میں پگھل جاتے ہیں، جو موسمی طور پہ نمودار ہوتے ہیں، موسمی طور پہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ غریب کی بات کریں گے. ان کا غریب سے کیا تعلق ہے؟ جو 4-4 5-5 کلو کی گھڑیاں ہاتھ پر باندھتے ہیں، 2-2 20-20 لاکھ کے جوتے پہنتے ہیں، غریب کی بات یہ کریں گے؟ جن کی ایک شادی کے فنکشن پہ اربوں روپے کی، میں آپ کیا کہوں گا، لوگ ڈرنک کر جاتے ہیں، یہ غریب کی بات کریں گے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب کی بات اگر یہ اپوزیشن بھی نہیں کرے گی، اور غریب کی بات ہمارے جو وزراء ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، اور جو حب صاحب حیثیت ہیں، اور جس طریقے سے غریبوں کے مسائل کو کہا تو جاتا ہے کہ سمجھنے کی بات رہے، لیکن غریب کے مسائل جو کہ تو موجود ہیں، ان کے حل کے لیے جو غریب جو ہے وہ حکومت اور کبھی اپوزیشن کی طرف راہ دیکھتی ہے، اور جب دونوں سے مایوس ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں مہنگائی سے نجات دلائی جائے اور مسائل ختم ہوں ہمارے. بہت شکریہ. JUIF کے سربراہ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. حافظ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 23 مارچ کی ڈیٹ دی ہے. اب 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا، کیا دیکھ رہی ہیں پہلے مارچ نے اور اس مارچ میں کیا فرق ہوگا PDM کے سربراہی اجلاس میں جو یہ متفقہ فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر گزشتہ جو مارچ ہوا وہ صرف جمعیت علماء اسلام نے اس مارچ کا اہتمام کیا تھا اور آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا، اور جمعیت علماء اسلام 2 ہفتے تک وہ مارچ انہوں نے کی. اس بار جو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا 23 مارچ کو مہنگائی مارچ، لانگ مارچ کا جو اسلام آباد آنا ہے، وہ صرف مولانا صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، وہ PDM میں شامل 8 جماعتوں کا فیصلہ ہے، جس میں 8 جماعتیں شامل ہوں گی. جو ایک جماعت آپ نہ سمجھے، نہ 8 جماعتیں، یہ پوری قوم کی آواز بول رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں اور PDM کی صورت میں. اس لیے گزشتہ مارچ اور اس مارچ میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں 8 جماعتیں شامل ہیں، وہاں صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام تھی. اور یہ موجودہ رجیم، موجودہ حکومت کے خلاف، سسٹم کے خلاف، جو جبر کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ملک پر 3.5 سال سے مسلط ہے، جو کہ نہ جمہوریت ہے نہ آئین ہے، اور مہنگائی، بے روزگاری
آپ کے سامنے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی سسٹم، اس قسم کی حکومت جو غیر جمہوری، غیر آئینی ہے، برائے نام جمہوریت ہے، تو اس کے ہم خلاف ہے. اس سسٹم کو ہم برخاست کرنا چاہتے ہیں. ملک میں صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن چاہتے ہیں. سر حافظ صاحب، سسٹم کو برخاست کرنے کی آپ نے بات کی ہے، تمام جماعتیں اس بات میں متفق ہیں کیونکہ استعفے کے بعد پہ تمام جماعتوں کے رائے ایک نہیں ہو پاتی، تو کس طریقے سے سسٹم کو آپ برخاست کر سکیں گے؟ دیکھیے میں ہماری تحریک کا نام ہے جدوجہد، تاریخ کا نام ہے جدوجہد کا. ہم جدوجہد کریں گے. جہاں تک استعفوں کا آپشن ہے، استعفوں کا فیصلہ تمام پارٹیوں کا متفقہ فیصلہ ہے. وہ آپشن آج بھی ہے، لیکن فیصلہ صرف ٹائمنگ اور وقت کا ہے کہ کب استعمال کرنا ہے. یہ ٹائمنگ اور وقت کا انتخاب آپشن کا استعمال پھر قیادت بیٹھ کے پھر کرے گی. پیپلز پارٹی کو آپ لوگ اپنے ساتھ شامل کر سکیں گے حافظ صاحب؟ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے JUIF کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب. پی ڈی ایم کی جانب سے 23 مارچ مہنگائی مارچ کے حوالے سے تاریخ دے دی گئی ہے اور نون لیگ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، ہم موقف لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، MNA مسلم لیگ نون سینئر رہنما. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحب، جو پی ڈی ایم کے اجلاس میں فیصلہ ہوا اور جو نون لیگ کا موقف سامنے آیا، جو بات آج نون لیگ کر رہی ہے، پہلے پیپلز پارٹی نے یہی باتیں کی تھیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مہنگائی مارچ اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی فیصلے چل رہے ہیں اور آگے کے جو پورے ایک سال کا آلموسٹ یہ جو شیڈول دے دیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کا کامیاب ہو بھی سکے گا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے کہ اس ظالم حکومت سے، نالائق حکومت سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے. یہ عذاب کی شکل میں جو مسلط ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے، اس سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو اتنا ہی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے. قوم تو اب یہ ہے کہ یہ پریشان ہے کہ یہ 22 مارچ تک کا وقت کیسے گزرے گا. سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے. یعنی یہ ان کا ایک ایک دن جو ہے پوری قوم پہ بھاری ہے. جس طرح انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، یہ عوام نے ان سے بدلہ لینا ہے انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے. اور ان سے نجات کے لیے دیکھیں لانگ مارچ بھی ہوگا، باقی بھی آپشن ہمارے پاس ہیں ان سے نجات کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے حربے استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کنٹینر پہ نہیں چڑھ کے، نہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے قوم کو لا قانونیت کے درس دینے ہیں، نہ ہم نے سول نافرمانی کی کال دینی ہے، نہ ہم نے گیس اور بجلی کے بل جلانے ہیں، نہ ہم نے پولیس پہ حملے کرنے ہیں، نہ پی ٹی وی پہ حملے کر کے قبضے کرنے ہیں. یہ کام ہم نے نہیں کرنے. جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری طریقے استعمال کریں گے انشاءاللہ اس عذاب سے نجات کے لیے. ڈاکٹر صاحب، حکومت نے تو کہہ دیا کہ ہمیں نکمی اپوزیشن ملی ہے. نہیں، نکمی اس لیے ہے، ان کے معیار کے مطابق نکمی اس لیے ہے نا کہ ہم نے یہ کہ اس طرح کے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کنٹینر پہ چڑھ کے گیس اور بجلی کے بل نہیں جلائے. یہ ہمارا نکما پن ہے. یہ نکما پن ہے کہ ہم نے قوم کو لا قانونیت کے درس نہیں دیے. ہم نے قوم کو سول نافرمانی کی کال نہیں دی. یہ نکما پن ہے. دیکھیں، اگر یہ کہ ہم یہ کیونکہ غیر جمہوری لوگ ہیں، یہ مسلط کردہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے. جمہوری قدروں کو، پارلیمانی قدروں کو، روایات کو جس طرح انہوں نے پامال کیا ہے، اس کی مثال ہماری ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی. ظاہر ہے ان کی نظر میں تو ہم نکمے ہی ہیں. ہم تو جمہوری لوگ ہیں، جمہوری طریقے استعمال کریں گے ان نجات کے لیے. ڈاکٹر صاحب، 2-2.5 سال ہونے والے ہیں اپوزیشن کو سڑکوں پر آئے ہوئے، حکومت کو ٹائم دینے کے حوالے سے ابھی تک آپ کو اس کے کچھ اثرات نظر آئے ہیں؟ کوئی بھی سسٹم کو اگر ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، جس طریقے سے JUIF کے رہنما نے بھی کہا کہ ہم سسٹم کو برخاست کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی تک تو سسٹم کو ٹینشن ہی نہیں ہے، بادر ہی نہیں کرتے. اپوزیشن کو برخاست کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سسٹم کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح انہوں نے طریقے استعمال کیے. کہ جس طرح عمران خان نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہم یہ ہے کہ گریبان سے پکڑ کے باہر لائیں گے پرائم منسٹر ہاؤس سے. اس طرح یہ طریقے نہیں ہے. یہ تو دیکھیں یہ فسطائی ہتھ کنڈے ہیں، یہ ان کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نااہلی، نالائقی اور بد انتظامی کے سزا ہم ساری قوم بھگت رہی ہے. 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. تو یہ ان کے جو طے کردہ معیار ہیں، مقرر کردہ معیار ہیں، یا جو انہوں نے اپنے کرتوتوں سے قائم کیے، ظاہر ہے ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا جی. یہ تو ان کے طے کردہ، طے شدہ اور ان کے جو ان کے انہوں نے دکھایا، جو مظاہرے کیے انہوں نے، جو کرتوت انہوں نے پوری قوم کے سامنے دکھائے ہیں، ظاہر ہے ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ وہ افسوسناک بھی ہیں، ناقابل رشک ہیں، ناقابل تقلید ہیں.
डॉक्टर साहब, महंगाई मार्च का ऐलान तो कर दिया मगर इस्तीफों पर अभी तक ताहाल इबहम बरकरार है। किस तरीके से ये मामला आगे लेकर चलेंगे आप लोग? देखिए, गुजारिश ये है कि इस्तीफे तो एक ऑप्शन है, वन ऑफ द मैनी अवेलेबल ऑप्शंस। तो ये तो देखें कोई वाहिद ऑप्शन नहीं है। मैनी अवेलेबल ऑप्शन पे रोशनी डालेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, कहीं देखें अब ये कि हम इन उस तब्दीली जो है उसकी भी हम इंशाल्लाह वो भी ज़रूर गौर करेंगे उस पे, ये है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और भी ये है कि इनको इस अज़ाब से निजात के लिए कई जमहूरी तरीके हैं, वो सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि इस्तीफे वाला जो ऑप्शन है, ये जिस तरह मैंने कहा कि कई जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से एक है, वाहिद ऑप्शन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने भी पीडीएम को सीरियस लेना छोड़ दिया है, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी जो मौकफ रखती थी अब नून लीग का वो मौकफ बन चुका है। पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर भी वो फैसले नहीं कर पा रही जो फैसले होने चाहिए, या जमहूरियत के को चलाने के हवाले से जो अपोजिशन का किरदार फाल होना चाहिए, उसमें बातों की हद तक तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये आपने कही सही कहा कि जमहूरियत ये हुकूमत जो है ये अपोजिशन को सीरियसली नहीं लेती। वजह क्या है? वजह ये कि ये उनको सीरियसली लेते हैं जो ये है कि आके जत्थे बना के या हजूम की शक्ल में आके रास्ते ब्लॉक कर दें, उनको रोकने के लिए वो खंदकें खोद दें जीटी रोड पे, उनको एक दिन दहशतगर्द करार दें और दूसरे दिन ये है कि जो उनके पास फूल लेके पहुंच जाएं। ये वो उनको ये है कि वो देखा, और फिर ये है कि एक दिन कहें कि ये जो है ये फलां शेड्यूल में इनको शामिल कर दिया गया है, इनको बैन है, ये तो कालदम तंजीम है। और उसके बाद ये कि उसके बाद उनको कहेंगे ये बिल्कुल एक सियासी जमात के तौर पे ये काम करेंगे, और उनके पास ये गुलदस्ते लेके पहुंच जाए इनके लीडर, तो उनको ये सीरियसली लेते हैं। जो पुलिस पे हमले करें, जो ये रास्ते ब्लॉक करें, जो इनका नाटका इस तरह बंद करें। देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि हम तो सिर्फ जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे जी। डॉक्टर साहब, कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन इस वजह से है कि तमाम जमातों की तो जब बात की जाती है, आपसे सवाल पहले मेरा ये है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं, हुकूमत को घर भेजने के हवाले से तो मुत्तफिक हैं, लेकिन आपस में उनके इख्तलाफात इस तरह से है कि मुनकसिम दिखाई दे रही है। जब आप लोग मुनकसिम होंगे तो आप किस तरीके से अदम एतमाद को सामने ला सकेंगे हुकूमत को घर भेजने के हवाले से? आप किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे? तरीक़ेकार जो है वो वाज़ेह नहीं हो रहा। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है NA 133 में पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक बढ़ा पंजाब में, कि पीपल्स पार्टी तो इस हवाले से काफी खुश भी है और उस पर काफी जश्न भी मना रही है। देखें, गुजारिश ये है कि जब पीडीएम की तश्कील हुई थी तो उस वक्त हमारे पेशेनर जो मकासद थे वो आप भी जानती हैं। मकासद ये थे कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, इन चीज़ों को किया जाए, इनको इंश्योर किया जाए, और मुल्क में जो है आवाम की राय का एहतराम जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। जो वोट को इज्जत दो का मतलब है वो यही है कि आवाम की राय का एहतराम किया जाए। और फिर ये है कि ये अजाब जो है मुसल्लत किया गया है पीटी हुकूमत की शक्ल में, इससे निजात हासिल की जाए, ये मकासद थे हमारे। इन मकासद के हवाले से कोई इख्तलाफ ना पहले था ना आज है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान में भी कोई इख्तलाफ नहीं है इस हवाले से। हाँ, इख्तलाफ जो है वो है स्ट्रेटजी के हवाले से, लाएअमल के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से, कि इन मकासद के असूल के लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया जाए। उसमें देखिए ध्यानदाराना इख्तलाफ हो सकता है, विद इन पार्टीज भी हो सकता है, और ये है कि पार्टियों के दरमियान भी हो सकता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, बिल्कुल एक फितरी बात है। लेकिन ये है कि फिर मैं कहूँगा कि जो असल मकासद है उनके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। और मैं तो बार बार पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए उनके बारे में मैंने हमेशा ये कहा कि हमारे जो मकासद थे, जो कॉमन मकासद थे जिनके तहत पीडीएम की तशकील हम सब ने मिलकर की, वो मकासद बड़े हैं और इख्तलाफात छोटे हैं। इसलिए मुझे ये है कि यकीन है कि पीडीएम की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर उन छोटे छोटे इख्तलाफात पे काबू पाएगी जो हिकमत अमली के हवाले से है। मकासद के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन जो है, जो नजर आता है आपको, वो सिर्फ स्ट्रेटजी और हिकमत अमली के हवाले से है।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमेशा बड़ी सुलझी दलील के साथ बात की है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, नून लीग पंजाब में को अपना गढ़ समझती है, लेकिन मामलात को लेकर हमेशा से ही कन्फ्यूजन रही है। बाहर जितनी भी बातें होती हैं, असम्बली से बाहर, सेनेट से बाहर जितनी भी बातें होती हैं, वो यही कहा जाता है हम आवाम के साथ हैं, महंगाई से छुटकारा देना है, इस हुकूमत से निजात दिलानी है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा है, असम्बली के फ्लोर पर भी अब मिनी बजट आने वाला है, तमाम अपोजिशन जमातें सिर्फ एहतजाज, शोर शराबा और बिल्स की कॉपियां फाड़ने तक ही महदूद रहती है। किसी भी तरीके से कि कोई भी बिल है वो हमेशा से ही उसको पास हो जाता है, उसको रिजेक्ट करने में नाकाम रहती है। तो अभी भी मिनी बजट को अगर आप लोग नाकाम कर देती हैं तो वाकई पता लगेगा कि आवाम का सही दर्द भी है और आवाम के साथ आप लोग खड़े हैं प्रैक्टिकली। देखें, बात यह है कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है एक जमहूरी ताकत के तौर पे, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। क्या हमने महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज नहीं किया? क्या हमने आवाज़ बुलंद नहीं की? क्या हम पूरी कौम की आवाज़ नहीं बने? हमने हर जगह कौम के जज्बात की सही तर्जुमानी भी की है, उनको लीड भी किया है। और इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि हम अपने मकासद में कामयाब इस लिहाज से हैं कि कौम को शऊर भी दिया है, कौम के तर्जुमान भी हम बने हैं, कौम की आवाज़ भी बने और कौम को लीड भी किया है। लेकिन ये शऊर का मतलब ये है कि ये अवेयरनेस जो है कि ये कि हम पहली बार सेंसिटिव हैं, अवेयर है इस बारे में, लेकिन ये है कि हमने इस बारे में हर जगह भरपूर एहतजाज भी किए हैं। आइंदा भी हमारा प्रोग्राम ये है कि हर नेशनल असेंबली के हर हल्के में भी आप एहतजाजी प्रोग्राम मुरतब करेंगे इंशाल्लाह। और ये है कि इनको वैसे ही बेनकाब है, इनकी करतूत भी बेनकाब है, इनको मजीद बेनकाब करने के लिए हम इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन वो जो आपने कहा कि हम उसमें कामयाब नहीं होते पार्लियामेंट के अंदर, देखिए मामूली सी अदबी अक्सरियत की बिना पर अगर ये है कि ये अपनी मर्जी की कानून साजी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि ये बुलडोज करते हैं एक बड़ी थिन मेजॉरिटी की बुनियाद पर। देखें, बड़े बड़े अहम जो नुकात जिनके ऊपर कानून साजी की गई है, जिन पे ये है कि इन्होंने आवाम की के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अपोजिशन से इनका ताल्लुक है, उनकी बात सुनने तक गवारा नहीं की, उन्होंने या उनको एतमाद में लिया। देखें, मैं कई बार मिसाल देता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जब ये कि यानी ये कि जब मुल्क दोलख्त हो गया तो बाकी मादा पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में उनको 2/3 अक्सरियत हासिल थी। वो चाहते तो अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक मुदब्बर लीडर के तौर पे बिहेव किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम के नुमाइंदों को साथ लेके चलूंगा। चुनांचे 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानती हैं कि एक मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये है कि मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा तोहफा है जो उन्होंने इस मुल्क को दिया, मुत्तफ़िका आइन। इन लोगों से तो ये तो वो लोग हैं जिनमें वो फराख्ती नाम की चीज ही कोई नहीं है, इंतहाई तंग नजर लोग हैं। इंतकामी ज़रियत जो है वो हर कदम पे यहाँ होती है इनकी। तो इस वजह से इनमें तो वो ना फराख्त भी है, ना वो स्किल्स है, ना ये है कि वो कैपेसिटी है, ना अहलियत है कि सबको साथ लेके चला जाए। ये इन्होंने तो बुलडोज ही करना है। लेकिन हम ये है कि ये जो ये कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि पार्लिमानी रवायात को भी पामाल करते हैं और जमहूरी अक़दार को पामाल करते हैं, इसके ये है, इसके खिलाफ हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में भी एहतजाज करते रहेंगे। और अगर ये है कि बाज़ कानून ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि आइन से मुताज़िम है, उनके खिलाफ हम अदालतों के दरबार में खटखटाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के MNA डॉक्टर शीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए जाएंगे। और जिस तरीके से बात की जा रही है, अपोजिशन कह रही है कि असल मकासद जो हैं वो हम सबके एक ही हैं, उसूल की जो हिकमत अमली है वो हर पार्टी के मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो मामलात सामने आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम सामने आ रहे मसाइल हैं आवाम के, महंगाई के हवाले से मार्च होने जा रहा है, क्या इस मार्च को भी पिछले मार्चेस की तरह नॉर्मल ही लिया जाएगा? हुकूमत एक बार फिर से अपनी लाताल्लुकी ही जाहिर करेगी कि ये जो अपोजिशन का जो एक झुकाव है, जो घर बेचने के हवाले से हुकूमत को एक प्रेशर है, क्या वो प्रेशर सही मायनों में बिल्डोज कर पाएगी अपोजिशन या नहीं? क्या तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज और एक स्टेज की जो बात करती थी माजी में, एक पेज और एक स्टेज के ऊपर आ सकेंगी या नहीं, ये देखना अभी बाकी। अवामी मसाइल जो हैं वो जूं के तो जारी हैं और हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम नजर आती है। अपोजिशन महंगाई मार्च का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस मार्च से क्या वाकई महंगाई कम हो सकेगी, आवाम की आवाज़ बन सकेगी अपोजिशन? और हुकूमत को घर भेजने की जो बातें की जाती रही हैं, गुज़श्ता माजी में भी हमने देखा बहुत दफ़ा अपोजिशन ने इस बात का तहिया किया कि हुकूमत को घर भेजा जाएगा। तो अब क्या वाकई अपोजिशन मुत्तफिक हो चुकी है कि वो इस हद तक प्रेशर बिल्डअप कर देगी कि हुकूमत को घर जाना पड़ेगा? ये देखना अभी बाकी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।